तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम का और आज जिस दिन ये कार्यक्रम हो रहा है, इन दोनों का बहुत महत्व है बड़ा। आज श्रद्धेय बालेश्वर अग्रवाल जी की 100वीं जन्म जयंती का दिवस है। उनका जन्म 17 जुलाई सन 1921 में हुआ और पिछले पूरे वर्ष हम उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर भिन्न भिन्न कार्यक्रम हमने आयोजित किए। और आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप कृपया अपने माइक को म्यूट कर दें ताकि कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से चल सके। तो उसमें संपूर्ण वर्ष ऐसी योजना बनी कि कार्यक्रमों की एक श्रृंखला, उनके व्यक्तित्व के जो विभिन्न आयाम है, विभिन्न पहलू हैं, उनके ऊपर हम बात करें, विमर्श करें, उनसे प्रेरणा लें। तो ये कार्यक्रम चलते रहे। थोड़ा ये जरूर रहा कि कोविड के कारण से ऑफलाइन मीटिंग नहीं हो पाई, तो ऑनलाइन हम उन कार्यक्रमों का संचालन जहां तक संभव हुआ करते रहे। इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि जितना सब हम करना चाहते थे वो सब शायद नहीं कर पाए। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जो जन्म शताब्दी वर्ष के जो कार्यक्रम है, इस श्रृंखला को हम आगे एक वर्ष तक और चलाएंगे। पीछे जो कार्यक्रम हुए, जैसे बिल्कुल पिछले वर्ष 17 जुलाई 2020 के दौरान ही, तो प्रवासी भारतीयों के विषय में बालेश्वर जी के योगदान से हमने कार्यक्रमों की शुरुआत की। अलग अलग चैप्टर्स ने भी अपने अपने कार्यक्रम किए, जैसे बनारस चैप्टर ने भारतीयता के संबंध के नाम से कार्यक्रम किया। हमने और विषय चुने, जैसे प्रवासी भारतीय महिलाओं के बारे में जो विमर्श है उसके ऊपर बातचीत हुई। पत्रकारिता जगत के अंदर बालेश्वर जी के योगदान के बारे में चर्चा हुई। इसी तरह से मॉरिशस में स्वामी कृष्णानंद जी और बालेश्वर जी के व्यक्तित्व में जो समानताएं थी और इन दोनों का जो योगदान रहा प्रवासी भारतीयों के क्षेत्र में, ये सब इस प्रकार के कार्यक्रम उनके विविध चलते रहे। आज जिस विषय को हम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है और उसमें बहुत गुंजाइश है, उसमें बहुत स्कोप है उस विषय को आगे बढ़ाने का। और बालेश्वर जी के बहुत जो उनके फेवरेट जो उनके जो विषय थे उसमें वो था और उन्होंने उसमें बहुत काम किया। तो शिक्षा जगत के अंदर प्रवासी भारतीयों के विषय में के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं, ये एक पहलू है। एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर उनका जो कंट्रीब्यूशन है तो वो एक पहलू है। और दूसरा पहलू उसके अंदर ये है कि जो शिक्षार्थी जो आए, जो भारतीय मूल के जो छात्र यहाँ पर आए, उनके साथ में संबंध संपर्क जो स्थापित किए, उस विषय के बारे में चर्चा करना और उसमें आगे का रोड मैप क्या होगा। तो ये दो पहलू जो हैं, जो उनके शिक्षा जगत के बारे में जो हम बालेश्वर जी के योगदान के बारे में जो बात करें, तो इस विषय में आज हमारे को जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, हमारा सौभाग्य, हमारे बीच में प्रोफेसर अजय दुबे जी हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर भट्ट जी हैं। आप दोनों का बालेश्वर जी के साथ में बहुत लंबे समय से संपर्क रहा है। हमारे बीच में अनिल जोशी जी हैं, जो इस समय केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष हैं और केंद्रीय हिंदी संस्थान के भी उपाध्यक्ष हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में हमारे बीच में परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। और हमारे बीच में शिक्षाविद और भाषा जगत के बड़े जानकार, बड़ा नाम नारायण जी हैं। तो मैं अब सबसे पहले ARST के प्रेसिडेंट एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो आज के इस विषय को ओपनिंग रिमार्क्स दें। और ये विषय हम इसको बायलिंगुअल चला सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी, जिस विषय में भी हमारे रिसोर्स पर्सन अपने विचार रखना चाहें। उनका स्वागत है। एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता। नमस्कार, धन्यवाद। मैं सबसे पहले जो आज की सभा में जुड़े हैं हमारे साथ, उन सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। हमारे सीनियर मेंबर्स हैं और बड़े प्रतिष्ठित लोग भाग हैं। जैसा गोपाल जी ने बताया, दो हमारे लीड प्रेजेंटर्स हैं और वो दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से जुड़े हुए हैं और
अपना योगदान देते रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज का दिन बहुत पावन दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज अगर बालेश्वर जी जिंदा होते तो आज 100 साल पूरे कर लिए। और हमने उनकी जन्म शताब्दी का एक साल का कमेमोरेशन प्लान बनाया था, बहुत सारी एक्टिविटीज करी। उम्मीद ये थी कि 17 जुलाई 2021 में जैसे आज के दिन में हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके उसकी संयोजना करेंगे, उसको कंक्लूजन करेंगे। बट कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो ये डिसीजन लिया गया है कि कमेमोरेशन को 1 साल की बजाय 2 साल कर दिया जाए। और ये अब हम जो है इसको अगले साल बढ़ाएंगे और 17 जुलाई 2022 तक ले जाएंगे। तो जैसा उम्मीद है, अगर सब ठीक ठाक रहा तो 2022 जुलाई में हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके पूरी गरिमा से बालेश्वर जी का ये सेंटेनरी कमेमोरेशन को समाप्त करेंगे। बालेश्वर जी डायस्पोरा से बहुत पैशनेटली जुड़े हुए थे, उस वक्त में जुड़े हुए थे। आज के वक्त में तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम सब लोग जुड़े हुए, बहुत सारी लोग बाग हैं। बट बालेश्वर जी ने जब हमारे इंडियन डायस्पोरा की बात करी, उस वक्त काफी फैशनेबल नहीं था, बहुत ही कम लोग इसके बारे में बात करते थे। कुछ ओपिनियंस भी डिवाइडेड थे। हमारे यहाँ डायस्पोरा इंडिया की तरफ नहीं देखता था अच्छे से, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल भी डायस्पोरा की तरफ से नहीं देखते थे अच्छे से। एक तिरस्कार की भावना थी डायस्पोरा के लिए, और हमको ऐसी भावना थी कि शायद डायस्पोरा वाले जो है वो इंडिया को छोड़ के ग्रीनर पैस्चर्स में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है वो घर को छोड़ दिया। घर में भी तो रोटी रहती है, तो घर की रोटी को छोड़ के, लेकिन धीरे धीरे समझदारी होती जा रही है। तो बालेश्वर जी ने डायस्पोरा से जो जोड़ने का कार्यक्रम किया अपने जीवन में, वो अनपैरेलल्ड है। लोगों से मिलते रहते, जहाँ पे डायस्पोरा के कंट्रीज में जहाँ पे ज्यादा डायस्पोरा है वहाँ पे जाते थे, वहाँ के लोगों से जुड़े, वहाँ पे हमारे जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंडियन ओरिजिन लोगों की तरफदारी करते थे, इंडियन ओरिजिन के लोगों को जोड़ के रखा था, ऐसे लोगों से मिलजुल के रहते थे। बालेश्वर जी उनसे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए। तो पीपल टू पीपल लेवल पे उन्होंने बहुत बढ़ोतरी करी, और वहां के लोग बाग जब इंडिया आते तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करता, उनके लिए गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करता, उनके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करता और उनकी बातें सुनता। लेकिन बालेश्वर जी प्रैक्टिकल भी थे, वो मालूम था कि सिर्फ पीपल टू पीपल में अगर कोरी बातें रहती है तो उससे कुछ फायदा नहीं होता, उससे बहुत ज्यादा उस बात को बढ़ाने के लिए सरकारों को इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो बालेश्वर जी ने हमेशा बड़ी प्राथमिकता दी कि सरकारों से कांटेक्ट किया जाए। आप इंडिया में देखें तो इंडिया में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कांटेक्ट बना के रखा, चाहे जो भी सरकार हो। और एट मोर प्रैक्टिकल लेवल मिनिस्ट्री की बजाय वो हमारे एम्बेसडर्स से, मैं समझता हूं कि जहां पे भी हमारे इंडियन डायस्पोरा के बहुत लोग बाग हैं, वहां पे जो इंडियन एम्बेसडर्स होते थे उनसे बालेश्वर जी बहुत मेलजोल बना के रखते थे, बड़े कांटेक्ट बना के रखते थे। और खासकर जो इंडिया में उन कंट्री के एम्बेसडर्स हैं, जैसे मॉरिशस के एम्बेसडर हैं, ट्रिनिडाड के एम्बेसडर हैं, उन फॉरेन एम्बेसडर्स से भी, तो फॉरेन गवर्नमेंट से भी उनकी आउटरीच काफी अच्छी थी। उनको ये मालूम था कि जो गवर्नमेंट लेवल पे, पीपल टू पीपल लेवल पे, सिविल सोसाइटी लेवल पे जो डायस्पोरा की पहुंच हो रही है, उसके साथ साथ एक और आयाम भी जरूरी है जिसका गोपाल जी जो आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, कि एकेडमिक्स को, डायस्पोरा स्टडीज को बढ़ावा देना। तो उनको मालूम था कि जब तक कि एकेडमिक्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक कि एकेडेमिया को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो
बात बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। एकेडेमिया का क्या दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आते थे कि एक तो रिसर्च होगी, तो रिसर्च में एक डॉक्यूमेंट बनता है और आगे बात बढ़ती है, आगे बात जमती है और उसके बाद आगे बढ़ती है। और एकेडमिक्स का, एकेडमिया का ओपिनियन मेकिंग में तो ये फेमिलियराइजेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस इंडिया में, ये जताना, ये लोगों को समझ में आती कि डायस्पोरा से कनेक्शन हमारे लिए बहुत डायस्पोरा हमारे से इतना अटैच्ड है तो हमको रेसिप्रोकेट करना चाहिए, डायस्पोरा हमारा एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स है। तो ये सब तो बातें आप कह सकते हैं, लेकिन जब एकेडमिक्स के थ्रू, जो कि हमारे ओपिनियन मेकिंग में ओपिनियन लीडर्स हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट, तो बालेश्वर जी ने इस चीज को बहुत प्राथमिकता दी। अब उसका रिजल्ट उस उनके टाइम में कितना निकला कि नहीं निकला, ये कहना मुश्किल है, बट मेरा ख्याल है कि हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद को इस चीज पे खास तवज्जो देनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने डायस्पोरा रिसोर्सेज एंड रिसर्च सेंटर बनाया है, वो एक तरीके से बालेश्वर जी की यही जो फोकस था कि एकेडमिक रिसर्च पे, उस फोकस को, उनकी वो चाहत को ही हमने एक इम्प्लीमेंट करके एक नया स्टेप बनाया है, क्योंकि विदेश मंत्रालय के सपोर्ट से हम DRRC बना पाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद डायरेक्टली एकेडमिक रिसर्च में अब एक छोटा मोटा रोल अदा करना शुरू कर दिया है। तो मैं इन्हीं दो शब्दों से आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। हमारे प्रोफेसर अजय दुबे और प्रोफेसर भट्ट दोनों ही बहुत ही नामी ग्रामी हमारे एक्सपर्ट्स हैं डायस्पोरा स्टडीज में। इंडियन डायस्पोरा की क्या हालत है दूसरों जगहों पे, और इंडियन एकेडमिक वर्ल्ड में इसकी क्या इवैल्यूएशन है, तो उसके बारे में विस्तार से हमारे दो जो एक्सपर्ट्स हैं वो दोनों आज इसके बारे में। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि किस तरह से बालेश्वर जी ने एम्बेसडर्स, मिनिस्टर्स और इन सब के साथ में संपर्क रखते थे। और मैं तो इसमें एक विनम्र बात ये और जोड़ूंगा कि असल में 1980 के दशक में, 90 के दशक में जो यहाँ पर विदेशी छात्र पढ़ रहे थे, उनके साथ बालेश्वर जी ने जब संपर्क बनाया तो उनमें से बहुत से लोग आगे जाकर अपने अपने देशों में बहुत प्रतिष्ठित उन्होंने मतलब पदों पर काम किया, कुछ एम्बेसडर्स बने, मिनिस्टर्स बने। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा अपने पार्टिसिपेंट्स को कि प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। जब आप बोल रहे हो सिर्फ तभी आप अनम्यूट करें। और आपने DRRC के बारे में भी चर्चा की, तो उसमें हमें बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि डायस्पोरा रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर जो है, उन्होंने कुछ MOUs किए हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के साथ में MOU किया है और हम उसमें वहाँ की फैकल्टी और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो डायस्पोरा से जुड़े हुए विषयों के ऊपर जो है शॉर्ट प्रोजेक्ट्स जो करें। तो एक अच्छा मतलब उसमें कदम है। और अब मैं निवेदन करूंगा, आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर अजय दुबे जी को। बहुत लंबा संपर्क उनका बालेश्वर जी के साथ में रहा है और जहां तक मुझे स्मरण है कि जब उनकी PhD के लिए जब उनको अफ्रीका जाना था तो उस समय बालेश्वर जी के मार्गदर्शन से वो मॉरिशस भी गए और वहां पर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट भी किया। अपने संस्मरण भी वो हमारे साथ साझा करेंगे और इस विषय के ऊपर जो उनके विचार है इस महत्वपूर्ण विषय में, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर अजय दुबे। Thank you, Gopal ji. First of all, I would like to thank ARSP and all its senior members. I see some of them are very senior one, and I'm seeing them after a long time. I see Atul Dev ji, I see Chadha ji. So many of them are here who were associated with also Prabhat ji, who were associated with ARSP since very long time. So it's a pleasure to meet all of you, and I would also like to extend my thanks to
Secretary General Shyam Parande invited me, yes, for this one. Can you hear me? Am I audible? Can you hear me? We can hear you, sir. Shyam Parande ji, with whom also I was very closely associated much before he came to ARSP, when he was with RSS, working with Biswa Kendra. So it's a pleasure to share some of the insight that I got from Baleswarji on academic issues and diaspora. Baleswarji took up diaspora at a time, as Ambassador Viren Gupta pointed out, when there was a policy, when there was a policy of active dissociation for India towards its own diaspora. And at that point of time, as Ambassador Gupta said, the government official, leaders, public leaders, civil society, everyone was taking diaspora as a foreign citizens, like any other foreign person, with little concern by Indians. And at that stage, Baleswarji had started the process of linking with diaspora, making public opinion, government opinion, civil society opinion, prepared to link with diaspora, and also to prepare diaspora for linkage with India. So the first task that Baleswarji had initially was a transformative process where the public opinion of India, the academics, government official, all of them accept diaspora as something that is relevant and that needs to be roped in. This task he inherited not just himself, but there was legacy for this. In fact, from 1920 onwards, when Nehru started reflecting on Indian diaspora policy, he overwhelmingly captured the space to articulate India's position on that. And he said, those who have left the country, they are of little concern for India. They were hireling of exploiters. And they should not look towards India for any support of foreign citizens. They work with the local, and they have to prioritize their interest not above the interest of the native. So that was the policy he was articulating. And as his influence in Congress was overwhelming, the only dent or deviation that came to his very strong position on this was the Gandhi intervention. So Gandhi was saying, no, in South Africa, we must take a position in favor of Indians. Also, Gandhi had gone to Mauritius, and he had a very strong opinion about Mauritius. So Nehru articulated his policy for government, for public, for bureaucracy, that Indian diaspora is of no concern for Indian foreign policy, diplomacy, or for any purpose. They are foreign citizen for us. But this was not just Gandhi. There was a strong group within the Congress itself, Srinivas Sastry, Kunjru, Annie Besant, who were saying, no, these are the people who had gone out of the country, not because of their choice, because they were hired by deceptions, by false promises. They were exploited, they are maltreated. And they have, some of them, like Annie Besant, had been part of several delegations of Congress who had gone to examine their positions and reported to Congress that Congress should demand colonial government to give a fair system for those who have gone out and speak for diaspora. So they were not willing to accept Nehru policy. But Nehru influence was so overwhelming that their position, which they articulated from time to time,
was sidelined and Nehru's position became dominant, and Nehru gave concession only to two places, South Africa and Mauritius. So Nehru, Atul Devji is here, appointed Indian High Commissioner to Mauritius as one of his first appointment. South Africa, when the South African Congress, ANC and Indian National Congress were meeting together, Nehru wrote in 46 before independence, which is part of the letter and which is not well known, and which is totally against his articulated and trumpeted policy of dissociation with diaspora. And there he wrote that we know your position there. India is not strong enough to reach out to you, but those days are not far off when India will become stronger and its arm will reach out to you to compel justice for you. This is later published, which I have also quoted in my books and articles, which I did for my MPhil dissertation way back in '85. So the point I'm saying that Nehru had an ambivalent approach, but there was a division within the Congress and he too had an ambivalent approach. But where there was no ambivalence was RSS. RSS was very clear from very beginning that diaspora which had gone out is our concern. It's something we must relate with. It's something they are looking towards us and we must reach out to them. They carry our values, they carry our culture, they carry our religion, they carry our heritage, they carry our civilization, and we cannot dissociate with them. But as you know, in the initial years of independence of India, it was the Congress and it was the Nehru whose narratives, whose policy, which matters. And therefore, in 1962, also we saw that this policy which Nehru had trumpeted, Nehru himself had to reverse. But he had articulated it so strongly that his reversal was seen as exception and was not noted. And that happened when in 1962, China attacked India. India was looking for support in desperation all over. It was not getting any support from many quarters. And then in that desperation, change all your taboos, and then you look towards those corners which you had not explored, and Nehru appealed to diaspora. And very untypical of Nehru, his wordings, the statement that he issued, that Indian overseas have dual loyalty. A word which Nehru would have hated in any normal circumstances to use. And he said, you have dual loyalty and you must support your motherland when it is under stress. These are the wordings, exact wordings that Nehru appealed towards Indian diaspora. And as Ambassador Gupta pointed out, the diaspora was disgruntled, angry, very upset that independent India under Nehru had officially not just abandoned, but trumpeted that association with diaspora, which their rival groups within the country and places where they're settled, utilize that to pressurize them that there is no help coming for you from anywhere. And that's how you find that many places in Caribbean, when there was contestation with African diaspora, despite being larger in number, in percentage, many times more than 50%, because of this policy, the locals suppressed Indians because they had no supporter, whereas they had a very strong link with Black empowerment movement in the USA and Europe. So the point I'm trying to say that this dissociation was tested in '62, reversed by Nehru, and they responded to it. Ambassador Gupta will know in '62, in East Africa, there were queues of Indians to donate support for India in '62, which lasted for 2 days. People were standing in queue.
But despite all these positive responses of diaspora, and it was not just East Africa, many other parts of the world, that India, because of a very long legacy, very entrenched policy, even after death of Nehru, could not change this policy for a long time. So the point I'm trying to make, that when Baleswarji started this transformation process of linking with diaspora at civil society level, the narrative, the institutions, the policies were all set against linking with Indians. But all these dimensions of linking with Indians were also having a second track, a second positions on this. And therefore this was divided. And that's the space Baleswarji had. So in terms of assessing Baleswarji interface, promotion, taking help of diaspora, in order to link with Indian diaspora, I would say there are two important phases that I discover in its initiative. One is the initial phase where the transformative narrative is to be created. Because those days, if you talk to anyone in government, in bureaucracy, you will be told of nothing doing about diaspora linkages and we doing anything for them. I remember so as late as under Vajpayee government, ARSP delegation had gone to meet Ambassador S.K. Singh in India Habitat Center much later when Vajpayee was Prime Minister. And he point blank said, please don't talk about this, abandon this idea, this is very dangerous, you must go back. And the whole delegation, including with Baleswarji, all of us, had to come back. So I'm saying that there was a very strong institutional policy and individual's opinion, and the Baleswarji had to create a transformative narrative to link with diaspora. He took several steps to do that, preparing the diaspora, preparing the government of India, preparing the civil society. But one aspect that he thought is also very helpful in creating that transformative opinion narrative is academics. And that is where he involved academic in preparing in the first phase of his diaspora transformation process by creating a narrative. So a series of seminars were organized. I had joined ARSP as 1986 when I started working on Indian diaspora. And that time I was a student. And since then I was engaged with some of these activities. But that time, during the 80s and early 90s, his larger activities were with the student community, in the sense that to reach out the foreign students by organizing their meeting, to organizing all India trips where they will discover India, to establish personal contact with them. Also, I could see those days he was helping them to take admission in Baroda, in Delhi University, in several other colleges. I also saw in that phase that several of these students were hosted in his house. They were staying physically for quite some time, and they stayed in house when he was staying in Pandara Road, which has a big house over there. So he involved with them. But real academic initiative started in the 90s. I was back from my Gujarat job for 5 years after passing out from JNU, 95, 96. And then he started a series of international conferences. And I was appointed by him as academic coordinator, which I continued for quite a long time. And a series of international conferences were organized where the bureaucrats, the top retired politicians, all of them would come and the diaspora engagement would be discussed. And there, we also tried to showcase that how other diasporas are engaging in 80s. And by early 90s, the Indian diaspora had surfaced globally as a digital diaspora. It was doing wonderful in North America. Literary diaspora, which got several Booker's Prize in Europe and other places, and they were doing extremely well in academics and other places.
So diaspora of the past, which was a underdog, is not a diaspora that one noticed in late 80s and 90s. So Baleswar's job was now to lead that transformation, building on that. And then the GoPO started in New York, subsequently in other places, Mauritius and Malaysia. So whenever the GoPO developed, Baleswar's engagement with them was also to create an academic sector within each one of them. So if you see their annual convention, you will see that there was an academic sector in most of them. And through this process, a narrative was created, the diaspora engagement is coming. In the process, he engaged the academics, not just who were close to him, who were close to his ideas and belief, but he encouraged me. In fact, he came with me when I came back in 95, and he said that he wants to meet leading JNU academics like S.T. Muni, there were Lama, there were others, and he gave me a list that he would like and meet them and invite them for the meeting. And in 2000, it was after several seminars that we organized, 2000, August, there was a major seminar in Constitution Club, which was attended by foreign ministers. L.M. Singhvi Sahib came for the first time. And in that, in August, the resolution was passed that it was a seminar resolution, academic seminar resolution, which was really academic in many ways. Most of the academics from outside India were there. I had full freedom to choose these top academics from India and outside, irrespective of anything. And the resolution was passed in the valedictory session that L.M. Singh, a committee of, high-level committee should be appointed, and Singhvi Sahib was there. And next month, the committee was announced by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in September 2000. The L.M. Singhvi committee was announced, and it became a milestone in transforming India's diaspora policy. So point I am making is the creating narrative to change the policy. Academics were very useful for Baleswarji, and he utilized their full services in doing that. And therefore, in high-level committee also, I had chance to participate when J.C. Sharma came from Vancouver. All of us went to receive him. He was Joint Secretary, Diaspora, in the recently created Diaspora Division. And then V.K. Jain, myself, and several others were part of as academics to work with them, where we suggested whatever little we had to contribute in terms of that. And Baleswarji was putting all of us, including me, as part of this. So he utilized academics to create the transformative narrative where the public opinion across the board in the government, in the bureaucracy and civil society, this becomes something that is acceptable. Besides the students and transformative narrative that academics did, once the report was implemented under Vajpayee next year, after 2 years, 2002, then he utilized the academic services of the academic community from across the country and across the globe in guiding the transformative process, in informing the way forward for diaspora engagement. And I remember how he encouraged me to establish an academic network globally. In 2003, when we organized, Chandrasekhar Bhattji was there, a very large conference in JNU for the first time, purely academic conference. Baleswarji participated both days. And that is where we launched ODI, an academic network of diaspora, which was registered in 2004 and now published a journal, which is one of the top journals in diaspora study across the world. So he encouraged all of that. In terms of academic engagement, the 2-3 other quick point I will make and I stop is his publication of Mother India, Children Abroad,
that he was doing was he was involving academics to do that. He also encouraged us, in fact, me initially, that we have to prepare diaspora also. They are not ready because everywhere they are being said that what diaspora has contributed to the local people. So we did a book on diaspora, which is the one book which has sold largest in number so far I have written, is the contribution of PIO to their countries of adoption. So in foreign countries, several countries, this book was a very well received. Several hundreds copies were sold outside. And that also created a narrative over there. The diaspora has contributed to the country of adoption. There is nothing wrong to extend that contribution to the mother country. So it was in this way that through narratives of change and through the research and engagement of academics for the way forward, to understand Indian diaspora engagement, to guide Indian diaspora engagement by having a diaspora dialogue, that Baleshwarji engaged academic in several ways. And I was fortunate enough to participate in some of them. And it was a wonderful experience. I'm also grateful not just to him, but also to ARSP, its team. I see many of the senior members here who were there since very beginning. So thank you for your attention. I'm sure Bhatia ji, who I think joined around 2001, was also doing for, I think, 5-6 years, excellent work of engaging the college students. And he had some faculty member from mathematics from Delhi University. So they also engaged students in Delhi University and did a very good number of program of academic engagement for diaspora sensitization. So thank you so much to all of you for your attention. It was the in-house series and it's wonderful to see all of you. Thank you so much. Yes. Thank you very much, Professor Dubey, for that very, very enlightening and sharp analysis of the two diverse approaches which you mentioned, in the decades immediately before and after the independence. That is the Nehruvian approach of dissociation or indifference, and the Gandhian approach, which was more proactive. In fact, Gandhi always used to encourage Indian diaspora. He used to say that, educate your children and also participate in the political process. That was very important. And about this 1962 episode, in fact, 1962, another very important thing happened, if I may just add that, you see, when Trinidad and Tobago got independence, and in the first parliament, Shambhunath Kapildev was, the member of parliament. So he was the first person who actually wanted to come and meet the Indian leadership. He wanted to come and meet the Prime Minister and seek his help in, preserving the Indian culture and the government's intervention. Unfortunately, he did not get any response. But as you mentioned, it was RSS actually, which was very sympathetic to him, and he had a very good meeting with Guru Golwalkar ji and Dada Saheb Apte. And after that, in fact, Dada Apte went, for a 10-month tour, and many diaspora students that, he encouraged them to come over to India. I remember Ravi ji Maharaj of Trinidad and Tobago, and also who is now known as Swami Aksharanand, Uday Bhan Singh ji. Now they are the ones who came, towards the 70s and started studying here. And as you mentioned, that Baleshwarji, used to host them, and they were living in Indian families. So thank you very much, sir, for actually giving this perspective, which will be great information to our members. Now I have the pleasure of inviting Professor Chandrasekhar Bhatt ji to present his views on today's subject. He has been involved with Indian diaspora studies, for decades and decades now. We have been hearing him in several international and national conferences. The floor is yours, Professor Chandrasekhar Bhatt. Thank you. Thank you, Professor Gopal.
Raji. And let me first of all thank the organizers for inviting me, Professor Sri Shyam Bharande ji, Ambassador Gupta ji, and it's a wonderful occasion which you have offered me to participate. And I take this first opportunity to pay my tributes to Baleshwari ji on his 100th birthday centenary celebration. And my association goes back to the 1990s, mid-1990s, when the diaspora had come almost to the forefront. The struggle he has gone through, which Ajay ji has just mentioned about, under the adverse conditions, that diaspora is, we have to dissociate with the diaspora, and the kind of Nehruvian policy and so on he had to go through is a very different thing that has gone through. But I have been associated with the Baleshwari ji much later, when diaspora was becoming more and more vibrant. Diaspora was known across the globe for great achievements, and the Silicon Valley achievements have been appreciated everywhere in the world. So this is the context in which my association began with Baleshwari ji. I had the opportunity of starting a Center for Diaspora Studies in mid-1990s, in 1996 specifically, after 150th year of arrival in Trinidad and Tobago, which was very well celebrated with the Government of India's association. I carried back lots of connectivities from the diaspora. And then there was a conference held in Hyderabad, the first academic conference on Indian diaspora with the help of Abid Hussain in those days, and Ram Reddy of the UGC, who was the chairperson there. We had a first international conference on Indian diaspora in 1995. And then in 96, I had the privilege of starting a Center for Diaspora Studies. My search to and teaching took me to in Delhi, specifically the Ministry of, that time it was called as Ministry of Foreign Affairs, and Indian Council of World Affairs. These were the two important locations where we could get a lot of material for teaching. And it is in one of these interactions in the library, I came to know about Antarashtriya Sahyog Parishad and came across the very coveted publication, which it started as an academic journal, as a research journal of Antarashtriya Sahyog Parishad, the Mother India, Children Abroad. It had a couple of series, and I'm not sure whether it's still continuing, but it is something very, very important that began with his engagement in academic domain for diaspora studies. This is what I started with. And with that journal, I traced Gold Market office of Baleshwari ji and started visiting him. My visits were always so welcomed, and he was guiding me on getting whatever best possible reading material on diaspora studies. So this is the beginning of my interaction with him. And by then already, as Ajay had mentioned just now, Professor Ajay did mention that by mid-1990s, there was a well-established series of international conferences hosted by Antarashtriya Sahyog Parishad. And I had the privilege, I was the beneficiary of participation in those conferences, since he was so kind to invite me for all the conferences which were held. So my interactions with Baleshwari ji began with that.
with the tracing of material for the Center for Diaspora Studies in 1996. I tried to see further about the Mother India Children Abroad. I find that, it gave a lot of material, details of the places, different locations where no information was available any place about the Indians settled in different parts of the globe. And specifically, the Indians who had left during the indenture time, during the early 19th century and early 20th century, till about a century-long migration, the indenture migration. It is these references which I could get to understand myself, the domain of diaspora, plus the connectivity we could have with the diaspora communities. My major interactions have been during the conferences. These international conferences, which Professor Ajay Dubey mentioned, are highly academic in nature in terms of what it could give to a student of diaspora studies. It had a whole lot open to them. And a student of diaspora studies can have huge data resources available, collected during these conferences. So I was the beneficiary of collecting data, interacting with the Indians visiting, courtesy of our ASRC, Antarashtriya Sahयोग Parishad. And through that, my whole worldview about the diaspora studies emerged. So in a way, I may attribute the whole thought process which I have emerged with towards diaspora studies comes from Baleshwariji. One of the major take that I have is, we were thinking about diaspora. Mostly the diaspora which we have been talking about is the diaspora in the developed countries. The Silicon Valley, in Britain, in the US, in Germany, in Australia, and so on. Those who have done great achievements, they have been very successful. These are the people who took flight. They took the opportunity. They have been middle class or upper class Indians who have gone to these countries and made a life, as you mentioned, in a greater greener pastures. But the whole other half of diaspora has been totally not known. Nowhere anybody talked about them, and certainly no academics dealt with these groups, which have been totally forgotten. They are actually the forgotten children of Indian Mother India. And this is the focus which I found in Baleshwariji's conferences and interactions and connectivity. I was so much impressed that he tried to bring in the people of Indian origin, diaspora. The other group could be NRI diaspora, because most of them left India as NRIs. And they have been more fortunate to get into a better job situation and maintain very vibrant link with India. They have not lost their connectivity, their homeland, their place of 1840s, 50s, and even till the end of the century, 19th century. Many have no idea today where they are from. Yes, they are Indians, they are from India, unless they were told specifically where they are. Some may know that we are from Bhojpuri region. This is one of the terms which most of these people use. Bhojpuri people from Western UP or Bihar and so on. So, or they may say we are from Tamil country,
or from Telugu country and so on. Other than that, they hardly have any other idea of where from they have emerged. So they have totally lost their anchor. And I consider Baleshwarji to provide them the anchor, which is very significant. And even today, when we had the high-level committee policy made, we must have been quite, I think many of us are very familiar with the distinction made. Dollar diaspora and the others felt they are completely neglected. They are not needed at all back home in India. But I found in most of the conferences which I attended, organized by academic coordinator Professor Ajay Dubey, and of course initiated by Baleshwarji and the whole Antarashtriya Sahyog Parishad, was that there was a focus on these people who have completely lost their anchor from India, and Baleshwarji provided them the anchor. These conferences I mentioned is academic in the sense there were lots of opportunities for those academicians to interact and have across the two small instances which come very striking to me, which I remember so much. In one of the conferences we had, University for the PIOs, PIO University. And late Dhande Bahadurji, I remember, because we had in a session discussion about having a distinct university for the PIOs to maintain their identity back home in India. And I felt perhaps that's not the right way. It has not been very, very successful. The new universities are yet to, for instance, our new central universities are yet to find their location in the academic domain. So I had at that point of time the idea that they should access the Indian institutions which are very well established already, the IITs, the IIMs, and so on. So the diaspora should try to get a slot in those institutions for them, then have a separate identity. But then one argument which I had to concede, he said, in Mother India's land, we must have an identity for one, the PIO identity. And I think the high-level committee had taken note of this, and high-level university, PIO university has been accepted, and it was to be implemented. And I know only to some extent that how far it has gone. It was to be brought as a PPP model university, public-private partnership, not to be fully funded by the center. And ultimately, I think Manipal University was given the assignment, or they got the assignment to start a PIO university. But I think that is the last part we heard. I don't think anything else has happened in that context. This was a discussion which I had the opportunity of interacting with a PIO person who is one of the great leaders of Indian community in Mauritius and who established the Human Service Trust. So this kind of opportunities for academics won't come unless you have these for a kind of a platform which was provided by Baleshwarji. So these conferences I feel are so much in terms of academic, in terms of their nature, because we are trying to see what academic contribution has been made. What are the ways in which it has been impacted on the community people in terms of their education and in terms of linking with the academic domain. And I find all these conferences I consider are as much academic as it may be political or economic and so on, because they have different wings, different agendas carried out in this. So my thinking, the major part of the larger canvas of the whole discourse on academic contributions of the diaspora has been, of Baleshwarji has been touched upon by predecessor, the Professor Ajay Dubey. Herein, I would emphasize
that a major thrust was to see that the PIO diaspora gets its footing back home in India. And secondly, the concern for their advancement, for their connectivity back home, and to make use of whatever resources we have advanced for the diaspora was his concern. And I think I don't want to take more time. Gopalji, I'm not sure how much I have spoken to. This is more a extempo presentation rather than going through a structured presentation on this occasion. And I thank you again for the privilege I have been given by all of you to make a brief presentation on Baleshwar. Thank you very much. Thank you very much, Professor Bhatt. In fact, even in your extempore presentation, you have very ably, highlighted the contribution of Baleshwarji and ARSP under the leadership of Baleshwarji in being a catalyst for research in the field of Indian diaspora when he organized various seminars and conferences, which actually became the source material for further research in this area. And about the publications, Mother India Children Abroad had actually as many as 13, series of 13 publications. And the contribution of Pioneers of Prosperity was another very important publication. And even now we are continuing with our publication. The last one that we had was the contribution of diaspora in nation building, which was based on our deliberations in the Mauritius conference. Well, you have highlighted the contribution and also your own contribution in setting up the Center for Diaspora Studies in Hyderabad, subsequent to the inspiration which you mentioned that you got from all the seminars, conferences you attended after you came into contact with Baleshwari. That is very much laudable, sir. Greatly appreciate your own contribution also. मित्रों, अब हमारे बीच में एक और महत्वपूर्ण शख्सियत है अनिल जोशी जी, जो इस समय केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान के भी उपाध्यक्ष हैं। और ये संस्थान जो है, इसका भी इनके छात्रों का, जो विदेश से छात्र आते हैं हिंदी पढ़ने के लिए, इनका भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के कार्यक्रमों में बहुत सहभागिता रही है। और बालेश्वर जी का ध्यान हिंदी भाषा के ऊपर भी बहुत रहा। शिक्षा जगत में जब वो जुड़े तो वो जुड़े, साथ में भाषा के विषय में भी उनका एक विशेष आयाम था, उनका बहुत विशेष महत्व वो दिया करते थे। तो मैं अब बड़ी विनम्रता से आमंत्रित करता हूँ श्री अनिल जोशी जी को कि वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अनिल जी। धन्यवाद गोपाल जी। आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, मुझसे वरिष्ठ आदरणीय नारायण जी, आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, और जो मित्र मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेसर अजय दुबे जी, भट्ट जी, प्रभात जी, गजेंद्र जी, राकेश पांडे जी, सभी मित्रों का अभिनंदन आज के कार्यक्रम में। आदरणीय अनूप कुमार मुद्गल जी, आज का जो कार्यक्रम है, मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय बालेश्वर जी के व्यक्तित्व के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम काफ़ी चर्चा हमने की है, और चर्चा वो जितनी कम हो उतनी ही कम होगी, जितनी ज़्यादा हो उतनी कम होगी। कई बार तो मुझे लगता है कि अभी मैं किसी एक बुद्धिजीवी का एक वक्तव्य पढ़ रहा था कि उसने कहा कि मुझे डॉक्टर हेडगेवार बहुत अपील करते हैं, और उसने कहा कि मुझे इसलिए अपील करते हैं कि वो मुझे अपने हमेशा साथ के लगे, जैसे एक कदम आगे। और मैं जब देखता हूँ संघ की आनुषंगिक संस्थाओं को, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उनको जो स्थापित करने वाले और आगे बढ़ाने वाले लोग थे, जिसमें आदरणीय बालेश्वर जी भी शामिल हैं, वो सब लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कोई अपनी वैचारिक प्रतिभा से या कोई बहुत लिखकर या
अन्य तरीके से नाम अर्जित नहीं किया, परंतु उन्होंने ऐसी संस्थाओं की रचना की, ऐसी संस्थाओं का संगठन किया, उनकी स्थापना की जो वर्षों वर्ष हमारे उस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी करेंगी जैसे कि बालेश्वर जी ने पूरा किया डायस्पोरा को जोड़ने के लिए। तो मैं समझता हूं कि उसी कड़ी को आगे बढ़ाया आदरणीय बालेश्वर जी ने, जिस कड़ी को जब हम 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी की और संघ की जन्म शताब्दी उस समय मनाने वाले हैं, तो उस समय में एक बहुत बड़ा योगदान भी बालेश्वर जी का रहा। आज की जो चर्चा है वो विशेष रूप से चूंकि विद्यार्थियों के संबंध में है, इसलिए मैं 3-4 बिंदु जो हैं वो जो मुझे ध्यान में आते हैं, मेरा भी जो उनसे जुड़ाव रहा। बालेश्वर जी जैसे हम सब जानते हैं कि बहुआयामी व्यक्तित्व थे, जहाँ एक तरफ डायस्पोरा की चिंता थी, संसद सदस्यों की चिंता थी, विभिन्न देशों से संबंधों की चिंता थी, वहाँ विद्यार्थियों की भी उनको चिंता थी। और मैं उसको इस संदर्भ में भी देखूंगा कि उन्होंने न केवल ये देखा कि हमारे आज डायस्पोरा से क्या संबंध है, बल्कि उन्होंने ये देखा कि हमारी डायस्पोरा की जो अगली पीढ़ी है वो भारत के साथ और ARSP के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के साथ और भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ कैसे जुड़ सकती है। तो ये बहुत बड़ा उनका योगदान था। इसमें 2-3 कार्यक्रम मुझे नजर आते हैं। एक कार्यक्रम है जिसमें नो इंडिया प्रोग्राम, भारत को जानिए कार्यक्रम। मैं फिजी के अंदर मैंने HOC के नाते भी काम किया, फिजी में मैंने सेकंड सेक्रेटरी के नाते भी काम किया, इंडियन डायस्पोरा के प्रमुख के नाते भी काम किया, और हमारे बीच में एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, एम्बेसडर मुदगल बैठे हैं। सब जानते हैं कि किस तरह से नो इंडिया प्रोग्राम जो है उसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को भारत में लाते थे और भारत से जोड़ते थे। मुझे फिजी में कोई ऐसा संस्थान नहीं मिला, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं मिली जहां हम जाते थे किसी भी संदर्भ में, किसी भी संवाद के लिए, किसी काम के लिए, क्या उनको सहयोग देने के लिए या सहयोग लेने के लिए, जहां कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो भारतीय विद्यार्थी हो, जिसने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में भारत से ना पढ़ा। उसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान भी हो सकता है, भारत के विश्वविद्यालय भी हो सकते हैं। परंतु जब मैंने फिजी में कार्यभार संभाला और मेरे पास वो फाइल आई, तो मैंने देखा कि फिजी से मुश्किल से 3 या 4, ये बात होगी 2015 की, विद्यार्थी जो हैं ये यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये कैसे संभव है, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी तो संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और फिर हमने ये शुरू कर दिया कि उसको व्यापक स्तर पर उसका प्रचार प्रसार किया जाए, अखबारों में विज्ञापन किया जाए। और जो बड़ी मुश्किल से 2-3 विद्यार्थी मिलते थे, तो आप यकीन जानिए कि उनका कई दिन तक इंटरव्यू चलता था। ऐसी स्थिति आ गई, क्योंकि भारत में जाने वाले और भारत से जुड़ने वाले लोगों की कमी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ना चाहते हैं। और मुझे तो एक ऐसी विद्यार्थी का ध्यान है कि जब वो भारत आने लगी तो उसको उसके माता पिता और पड़ोसियों से जब उसने पूछा कि मुझे क्या चाहिए, और ये मेरे लिए भी आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, मैंने फेसबुक पर भी लिखी, तो उसने कहा कि उसके माता पिता ने कहा कि तुम जा रही हो तो भारत से कुछ मिट्टी ले आना हमारे लिए। और उसके पड़ोसियों ने भी फिर उन्हीं का अनुकरण किया। तो ये बड़ी, माने हम 2016 में बैठे हैं और इस तरह की बात सुन रहे हैं तो बड़ी आश्चर्यजनक लगेगी। तो इससे ये पता चलता है कि कितना भावनात्मक लगाव हमारे विद्यार्थियों के मन में होता था भारत के लिए। और इससे ये भी पता चलता है कि शायद हम ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर जो इसकी, जो अभी उन्होंने कहा कि मदर इंडिया चिल्ड्रंस अबॉर्ड, कि वो हमारे बच्चे हैं, वो भारत माता के बच्चे हैं, ये वाला भाव शायद इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा में तो था, परंतु ये विचार भारत सरकार में नहीं था। उसमें ये था कि हाँ 40 लोगों को भेजना है, अच्छा कर लो, निकाल लो, कुछ मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर उसकी जो उसमें भाव जुड़ा हुआ था, उस भाव को मैं समझता हूं कि समझने का प्रयास, जानने का और आत्मसात करने का प्रयास आदरणीय बालेश्वर जी ने किया। और मुझे ये पता था कि नियमित रूप से जो हमारे यहाँ से बच्चे आते थे, फिजी से आते थे, वो आदरणीय बालेश्वर जी के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के साथ मिला करते थे। और उसका प्रभाव क्या था? उसका प्रभाव बड़ा अद्भुत प्रभाव था। आपकी जानकारी के लिए एक विद्यार्थी ने मुझे बताया कि उनकी भेंट उस समय की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से,
और उन्होंने जब बात चल रही थी भाषा की, तो उन्होंने बताया कि फिजी के अंदर हिंदी केवल भाषा नहीं है बल्कि हिंदी राजभाषा है। अब ये बात शायद उस समय तक सुषमा स्वराज को भी इस तरह से अंडरलाइन उनके मन में नहीं की गई थी। और संयोग देखिए कि थोड़े दिन के बाद संसद में बहस होती है जिसमें शशि थरूर के साथ सुषमा स्वराज बहस कर रही हैं, और वो उल्लेख करती हैं विदेशों में एक ही भाषा का, विशेष रूप से हिंदी का, जब फिजी की राजभाषा के रूप में उसकी बात करते हैं। और जब वो अखबार में छपता है तो वही विद्यार्थी मेरे पास आता है और वो कहता है कि सर देखिए ये बात मैंने सुषमा स्वराज जी को, मैंने इस बात को हाईलाइट किया। तो एक जो दूसरी पीढ़ी को खड़ा करने का काम केवाईसी के माध्यम से आदरणीय बालेश्वर जी ने किया, उसको हमें समझने की जरूरत। लेकिन एक साथ में इसका एक और डायमेंशन है, जो ये बात मुझे भी जब मैं ब्रिटेन में गया था तो समझ में आ गई थी कि हमारी अगली पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को भारत से जोड़ने की जरूरत है। और सब जानते हैं कि मेरे बारे में भी लोगों को जानकारी, बहुत सारे लोगों को ये थी कि अनिल जी जो है वो ब्रिटेन के विद्यार्थियों का एक कार्यक्रम करते हैं। तो प्रतिवर्ष हम ब्रिटेन से विद्यार्थियों को आमंत्रित करते थे और उन्हें देश के कई भागों में, जिसमें हरिद्वार, उत्तराखंड, प्रमुख व्यक्तित्वों से मिलना ये भी था। और मैं भी उस कार्यक्रम में इसलिए रुचि लेता था कि मुझे ये पता था कि इसके माध्यम से एक युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है जो ब्रिटेन में भाषा के काम को संभालेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काम वो करते रहे, और जो ये काम जिसकी महत्ता भारत सरकार ने भी समझी है, उसको शायद जितने व्यवस्थित और भावनात्मक रूप से किए जाने की आवश्यकता है, वो उसमें कहीं हम चूक कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पर भी बात कई बार हुई कि क्यों ना कोई एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए कि कौन कौन से विद्यार्थी भारत में गए, क्यों ना उनके जन्मदिन पर कोई बधाई संदेश दिया जाए, क्यों ना समय समय पर ARSP जो है ऐसे विद्यार्थियों का भारत में आवभगत करे, क्यों ना ऐसी योजनाएं चलाई जाए, क्योंकि 40 की संख्या बहुत कम है और वो भी एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। अगर हम एक बड़े व्यापक स्तर पर विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो बालेश्वर जी का स्वप्न था, डायस्पोरा की नई पीढ़ी से भाषा और संस्कृति को जोड़ना, भारत को जोड़ना, वो स्वप्न तभी साकार हो सकता है। और अभी बात की हमने कि डायस्पोरा का निर्माण कैसे हुआ और वो सारी प्रक्रिया है, परंतु मैंने ये देखा है कि अभी डायस्पोरा को हमारे बहुत ज़्यादा आंतरिक संबंधों की, बहुत सहयोग की, घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता है, जिसके लिए शायद न केवल भारत सरकार, क्योंकि मैं फिजी में रहा तो फिजी एक डायस्पोरा कंट्री और खासतौर से एक गिरमिट देश। फिजी में सत्ता परिवर्तन भी हुए जिसमें भारतीयों की कई बार अवस्था अच्छी नहीं हुई, परंतु उसमें ऐसा लगा कि उसमें इस बात की आवश्यकता है कि उनको सशक्त किया जाए, उनको संगठित किया जाए, उनको बल प्रदान किया जाए। और ये काम बालेश्वर जी ने किया था। बालेश्वर जी फिजी में भी गए थे, मॉरिशस में भी गए थे, बालेश्वर जी त्रिनिदाद भी गए थे। तो बालेश्वर जी ने अपने समय में उस डायस्पोरा को मजबूत करने का काम किया था। अब उस डायस्पोरा की अगली पीढ़ी की तरफ उनकी नजर थी, उनका जो दृष्टि थी कि हम कैसे उस अगली पीढ़ी को जोड़ सकते हैं, आज का कार्यक्रम उसी पर केंद्रित है। और मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय बालेश्वर जी से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने कामों का केंद्र बिंदु उस डायस्पोरा को बनाना चाहिए। और बदलते समाज में, बदलते समय में, जब प्रौद्योगिकी बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों के साथ हमारा संपर्क हो, हमारा संबंध हो, हमारा संवाद हो, और डायस्पोरा का एक बहुत व्यापक और नया रूप और युवा रूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और भारत के साथ जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी समय देने के लिए। धन्यवाद अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो रेखांकित किया कि किस तरह से बालेश्वर जी का ध्यान इस बात के ऊपर बहुत था कि अगली पीढ़ी किस तरह से हिंदी भाषा के साथ और भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी रहे, इस विषय में वो अपना काम भी करते रहे। नो इंडिया प्रोग्राम तो खास तौर पे उसको बहुत महत्व देते थे। मुझे नारायण जी को विशेष तौर पे उन्होंने जिम्मेवारी दे रखी थी
और हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा में भी अपने सुझाव भी सुषमा स्वराज जी को दिए, उसमें से कुछ के ऊपर उन्होंने काम भी किया, उसकी संख्या भी बढ़ी, दिन भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में जो हम KIP डेलीगेट्स को जब बुलाते हैं तो उसमें भी हमने अब एक एकेडमिक कंटेंट रखना शुरू कर दिया है कि हम उसमें एक वर्कशॉप साथ में जरूर उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। अब दुर्भाग्य से कोविड के कारण से अब वो तो कभी आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल हमारे फोकस के अंदर जो युवा डायस्पोरा है और उनके साथ होने वाले कार्यक्रम जो हैं वो बराबर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में माननीय मनोहर पुरी जी हैं, CA SN चड्ढा जी, गजेंद्र सोलंकी जी, मार्कंडेय राय जी, इंजीनियर RD गुप्ता जी, उत्तम सिन्हा जी, डॉक्टर रजनी सरीन, मेजर अतुल देव, अनूप मोदी, अतुल प्रभाकर जी, सब विशेषज्ञ और विद्वान जन सब हमारे बीच में हैं। डॉक्टर अजीत सहगल को मैं देख रहा हूँ। अजीत जी नमस्कार। तो थोड़ा समय की हमारे पास बंदिश है, लेकिन अगर आज के इस विषय से जुड़े हुए मतलब दो मतलब हम कोई सवाल या कमेंट्स जो है कोई दो ले सकते हैं, अगर आज के विषय से जुड़े हुए अगर हैं, और अगर संक्षिप्त के अंदर कोई संक्षेप में अगर कोई पार्टिसिपेंट उसके ऊपर बात करना चाहे तो 2 मिनट हम इस बात में जरूर देंगे। और उसके बाद मैं माननीय नारायण जी से कहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के ऊपर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हुए और आप ही वोट ऑफ थैंक्स देंगे। तो मैंने वैसे चैट बॉक्स में भी लिख दिया था कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना उसमें रख सकते हैं। तो इन केस देयर इज एनी क्वेश्चन वी वेलकम दैट। मैं देख रहा हूँ सवाल तो मेरे पास नहीं आया है, वो हम बाद में ले सकते हैं। तो मैं अब माननीय नारायण जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार प्रकट करें और एक कंक्लूडिंग कमेंट्स भी दें। और आप ही को मैं निवेदन करूंगा कि धन्यवाद प्रस्ताव भी आप ही ज्ञापित करें। और शिक्षा जगत से आपका अपना इतना गहरा नाता रहा है, आपने तो अपना प्रोफेशन जो है वो सबसे पहले एक शिक्षक के रूप में ही किया, और गयाना में भी जब आप गए तो आप हिंदी के शिक्षक रहे। तो नारायण जी मंच आपका है। धन्यवाद गोपाल जी। आज हम एक ऐसे महापुरुष की 100वीं जयंती मना रहे हैं, या वो 100 साल पूरा कर चुके हैं डायस्पोरा के क्षेत्र में, जिनका कद हिमालय से ऊंचा था और समाज सेवा में वो गंगा की पवित्र धारा की तरह से उन्होंने जीवन में को समर्पित कर दिया, न सिर्फ देश के लिए, न सिर्फ समाज के लिए, बल्कि उन्होंने संसार में भारतवंशियों को जोड़ने और उनको प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। आज समाहार करने के क्रम में मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूं अपने अध्यक्ष एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी का, महासचिव महोदय श्याम परांडे का, जिन्होंने सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह आयोजन किया। और इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं जो शिक्षा जगत के ही प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे मनोहर पुरी हों या अन्य मित्र हों मेरे। तो मैं देख रहा हूं कि बालेश्वर जी के जीवन की स्मृतियों को बहुत कम शब्दों में करना मेरे लिए कठिन है, लेकिन जहां तक भारत की विदेश नीति से प्रोफेसर अजय दुबे ने शुरुआत की, तो हम भली भांति जानते हैं कि जिस समय हमारे ये इंडेंचर लेबर जो कहीं कंट्रैक्टी, कहीं कुली, कहीं जहाजी और कहीं गिरमिटिया कहे जाते थे, उस समय भारत स्वतंत्र भारत नहीं था, भारत ब्रिटिश इंडिया था। और जिस उन्होंने ही अपनी किताब में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू ने एक और तो कहा कि इधर मत देखो, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे भारत से सांस्कृतिक संबंध बनाए रखिए और हम उसके लिए तैयार हैं। जब नेपाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई तो जिस उद्धरण को उन्होंने प्रस्तुत किया उसके आगे ये भी कहा कि अभी हम स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन जब हम में शक्ति होगी तो हम आपको दोनों हाथ बढ़ा करके अपने गोद में लेंगे, और हम अभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत के राष्ट्र कभी भी कोई यातना या दुख सहें, और उसके लिए हम नैतिक रूप से तैयार हैं। महात्मा गांधी और जवाहरलाल की मुलाकात
नेटाल कांग्रेस से पहले हुई हो इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब नेशनल असेंबली में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हुआ और तब से लेकर के चाहे वो गोखले हो, मदन मोहन मालवीय हो, मजूर रहमान हो, श्रीनिवास शास्त्री हो, इन सब लोगों ने जो हमारे गिरमिटिया मजदूर जिसको कहते हैं उसके दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठाई और अंततः महात्मा गांधी ने जो संकल्प लिया उसके मुताबिक ये समाप्त हुआ और हमने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में प्रोफेसर दुबे ही उसके नेतृत्व कर रहे थे, तो हमने एक उसकी स्मृति भी बनाई जिस तरह की दास प्रथा को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। तो ये बालेश्वर अग्रवाल जी की परंपरा है, उनका आशीर्वाद है कि आज भी हम उन लोगों को हम अपने उद्देश्य के प्रति बहुत ही सजग हैं। बालेश्वर जी जब फिजी में वहां पर तानाशाही चल रही थी वहां गए, मॉरिशस तो उनका अपना देश ही था। तो आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ये अरुण देव जी हैं, जब उनके पिता को कांग्रेस कमेटी के डायस्पोरा सेक्शन का प्रेसिडेंट बनाया गया था और जितने भी किताबें, जितनी अनेक कांग्रेस कमेटियों में इसके खिलाफ रिजोल्यूशन हुआ, यहाँ तक कि मद्रास में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो तोताराम सनाड्य ने उस समय मद्रास में हिंदी में आकर के भाषण दिया। तो एक ये बहुत सारी इतिहास की बात है, लेकिन उसको यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि प्रोफेसर भट्ट ने कहा कि हम जब उनके एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस की बात कहते हैं और प्रोफेसर दुबे ने भी कहा, तो उनको बराबर ये बालेश्वर जी के मन में ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की इच्छा होती थी जो डायस्पोरा पर काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जोड़ते थे, वो चाहे भारतीय विदेश सेवा के हों या भारत के विश्वविद्यालयों के लोग हों। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद को एक बौद्धिक सशक्त आधार प्रदान करने, एक राजनयिक दृष्टिकोण प्रदान करने और एक सामाजिक सेवा का केंद्र बनाने का काम किया। यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद उनकी अनुपस्थिति में भी काम कर रहा है और इतने सारे प्रकाशन निकाले हैं और हम निकाल रहे हैं। लेकिन अगर संस्थाओं की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी चर्चा हुई, तो हम अगर आर्य समाज की बात नहीं करें, हम अगर सनातन धर्म की बात नहीं करेंगे, वहां भारत के राजनीतिज्ञों से पहले इन देशों में आर्य समाज के लोग पहुंचे और आर्य समाज के लोगों ने वहां हिंदी और भारतीय संस्कृति, इन देशों में चाहे मॉरिशस हो, फिजी हो, गयाना हो, दक्षिण अफ्रीका हो, तो इन देशों में आर्य समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। क्योंकि हमारे युग में अगर स्वामी विवेकानंद एक हमारे बौद्धिक नेता थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे सामाजिक नेता थे और वो आर्य समाज संसार भर में भारतवंशियों के हित का काम करता रहा और बालेश्वर जी उसको भी बहुत सपोर्ट देते थे। और पहले जब मॉरिशस गए तो आर्य समाज के अधिवेशन में ही गए थे और वहां जाकर उन्होंने भारतवंशियों और भारतीयों के मन में नवीन जागरण फैलाया। वहां के बहुत सारे बच्चों के वो लोकल गार्जियन होते थे और उनके घर में आकर के वो पढ़ते थे। जहां तक हमारा डायस्पोरा रिसर्च और रिसोर्स सेंटर की बात है, उसके जन्मदाता और विचारक भी वही थे और सबसे पहले हमने सुशील मोदी से मुलाकात की थी कि यह बिहार से काम शुरू किया जाए, लेकिन वहां नहीं हो सका था। बालेश्वर जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद एक गैर राजनीतिक और गैर लाभप्रद संस्था के रूप में काम करता रहा। वो अपने मंच पर उसी राजनीतिज्ञ को कहते थे कि आकर के आमंत्रित करो जो सत्ता में या प्रधानमंत्री है या मंत्री है या कोई पदाधिकारी है। तो ये काम उन्होंने हिंदुस्तान समाचार में भी किया। तो एक बालेश्वर जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको एक अनुशासन सिखाया था और हिंदुस्तान समाचार ने उनको एक बौद्धिक विमर्श करने की शक्ति दी थी। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के माध्यम से उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का एक बड़ा नारा ही नहीं दिया, उसको फलीभूत किया। आज हमारे बीच में अनिल कुमार जोशी जी हैं। अभी भी हमने जो हरिद्वार और ऋषिकेश में अपना विद्यार्थियों की बैठक की थी, जो विदेशी विद्यार्थी भारत में पढ़ते हैं, तो
केंद्रीय हिंदी संस्थान के विद्यार्थी प्रोफेसर सब आए थे और हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि बालेश्वर जी ने एक मतलब कि क्षुरस्य धारा से जो कहते हैं कि इस पर चल करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के व्यक्तित्व का ऐसा विकास किया जिसके छोटे छोटे रूप विदेशों में भी दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने नेपाल के लिए, उन्होंने बांग्लादेश के लिए, उन्होंने श्रीलंका के लिए ये काम किया, जिसको हम अभी अपने अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में पुनर्जीवित कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद बालेश्वर जी के आदर्शों पर बराबर चलता रहेगा और उनके आदर्शों को बहुत क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास श्याम जी हैं, हमारे पास भाटिया जी हैं, हमारे पास मुकेश जी हैं। तो सब लोग ऐसे हैं जो उनके स्टालवर्ट्स रहे हैं, जो कहते हैं कि बालेश्वर जी के पिक्स रहे, उनके चुने हुए व्यक्ति रहे हैं। इसलिए हम बहुत लंबा नहीं बोलेंगे। मैं सबसे को के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, इतने बड़े और महान लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हिंदुस्तान समाचार या बनारस में राष्ट्रीय स्वयं संघ एक पत्रिका निकालकर और अपने जीवन तक उन्होंने जो काम किया वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है। वो वस्तुतः साधु से, जिसके लिए कहा जाता है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। परमार्थ ही उनका उद्देश्य था और विश्व बंधुत्व ही उनका आदर्श। मैं अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के भी सभी कर्मचारियों को और ये जो सारी व्यवस्था हो रही है उनके प्रति, अपने सभी वरिष्ठ सदस्यों के प्रति और बाहर से भी जो लोग हमें ज्वाइन किए हैं उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए कहता हूं कि आपके सहयोग से एक यह कार्य, जैसा कि हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली है, 1 वर्ष और चलेगा और बालेश्वर जी की कृपा से बालेश्वर जी हम लोग यह काम एक को बौद्धिक आयाम देंगे, सामाजिक आयाम देंगे, सांस्कृतिक स्वरूप देंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का उद्देश्य है। एक बार फिर मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। सबको धन्यवाद जी, सबको धन्यवाद। कार्यवाही समाप्त होती है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम कार्यवाही समाप्त कर सकते हैं। अगर कोई और टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, तो जी हाँ जरूर। बहुत अच्छा फंक्शन रहा, सब लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे भाषण दिए, अच्छे विचार रखे सारे। गोपाल जी। जी जी जी। तो मैं देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स में तो एक मार्कंडेय राय जी का एक सवाल जरूर आया हुआ है कि डिड वी लर्न एनी लेसन फ्रॉम चाइनीज डायस्पोरा हु कंट्रीब्यूटेड इन बिल्डिंग चाइना थ्रू द एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय हमारे गोपाल जी और सभी हमारे, एक सुझाव मेरा था, बहुत दिनों से मैं सोच भी रहा था जी एक, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात है और संस्कृति जो है वो सभी सीमाओं को पार करके वैश्विक स्तर पर स्थापित करती है भारत को और भारत के विचार को। तो एक अपना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का एक कोई ना कोई ध्येय गीत भी होना चाहिए जो संगीतबद्ध होकर किसी भी कार्यक्रम में, जब कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हो, ये बालेश्वर जी की जो शताब्दी वो चल रहा है वर्ष, तो ऐसे अवसर पर उसका लोकार्पण हो, उसका मतलब लिख मैं दूंगा और उसका बाकी जो व्यवस्था है संगीतबद्ध करने की या गायकी की, गाना होगा तो गा भी दूंगा मैं उसको, लेकिन बाकी व्यवस्था करके, मेरा सुझाव है अगर इस पे आप उचित समझें तो विचार कर सकते हैं। गजेंद्र जी, इसके बारे में जरूर करना चाहिए। एक हमारी ARSP की सिग्नेचर ट्यून, दैट्स वेरी नाइस। हम अपने सारे प्रोग्राम्स में उसको बजा सकते हैं जी, और पहचान को जी संगीत के माध्यम से है वो उसको
कर सकते हैं। हाँ, संगीतबद्ध होके हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा है। मैं इस पे विचार करके और आपसे भी सुझाव लूंगा कि मतलब क्या चीजें उसमें आनी चाहिए गीत में, क्योंकि उसको जब बनाया जाएगा, गीत को लिखा जाएगा, तो उसमें वो सारे विषय आ जाएं जो कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य। जी वो हमारी सरोजा जी सदस्य हैं, बड़ी वरिष्ठ हैं, तो उन्होंने भी सुझाव दिया है कि बालेश्वर जी की जिंदगी में के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर और उनका जो काम रहा उसके ऊपर एक छोटा सा बैले बनाए 15-20 मिनट का। हाँ, ये भी बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा। तो उस पे भी काम करेंगे, मतलब बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये जो हमारे सेंटेनरी कमेमोरेशन चल रहा है उसमें वो भी प्रोजेक्ट एक हमको आगे बढ़ाना है, और जो आपने सुझाव दिया उस पे भी काम करें, बहुत अच्छा है। ये तो बहुत ही बढ़िया विचार आपने सोलंकी जी बताया, और ये दोनों काम हो सकते हैं। मतलब एक हम उसकी सिग्नेचर ट्यून या एक उसका जो भी एक आप्त वाक्य या आप्त छंद हम समझ लें, अगर ऐसा हम बना सकें। और साथ में सरोजा जी ने भी खासतौर पे सरोजा जी ने भी यही कहा था कि अगर उनको कोई उसमें स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो उसको मतलब उसको एक डांस फॉर्म के अंदर या ड्रामा फॉर्म के अंदर उसको कर सकती हैं। वो कह रहे थे 5-7 मिनट से 10 मिनट उचित समझे आप, तो जब भी थोड़ा सा ये माहौल ठीक हो जाए 10-15 दिन में एक मीटिंग फिर से रख सकते हैं, और उस मीटिंग में इन सभी विषयों पर विचार करके एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा सकता है। और जो जो पॉइंट्स उसमें रखने हैं, 15-20 मिनट का तो कम से कम होना चाहिए वो पहले, जो भी है संगीत के साथ में, संगीत नृत्य नाटिका के रूप में। और बाकी गीत के ऊपर मैं चिंतन अपना शुरू कर देता हूँ, और उसमें क्योंकि मैंने प्रवासियों के ऊपर तो बहुत लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के उस पे मतलब मेरे बहुत सारे गीत हैं, 5-6 गीत हैं मेरे प्रवासियों के। भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। हर एक प्रवासी के अंतर में धड़के हिंदुस्तान, भले बसे हो जाकर अमेरिका रशिया जापान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, नैन का तारा हिंदुस्तान। भले हो दूर या कितनी मगर मन पास रहता है, कभी यादे वतन में कोई जज्बा खास रहता है, और समंदर पार भी माँ की दुआएं साथ रहती हैं, प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है। और परिंदे भूल कर भी कब, बहुत सारे मतलब ऐसे मेरे काम किया, क्योंकि 51-52 यात्राएं हैं मेरी विदेश की, 17-18 देशों की। तो प्रवासियों के बीच में जाना होता था तो तैयारी करके जाना होता था। आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी के साथ में त्रिंडाट की यात्रा जो स्मरणीय यात्रा है। और ये वास्तव में गजेंद्र जी क्या है, वो अजय जी ने भी इसका जिक्र किया था कि सन 70 में और सन 80 में जब हमारी डायस्पोरा की तरफ की पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से जो बनी हुई थी, उसमें बहुत कम लोगों को कैरिबियन का अंदाज था। वो सब डायस्पोरा माने जो अमेरिका में बैठा हुआ डायस्पोरा है। जी। तो जो अमेरिका में डायस्पोरा जाता है वो अभी स्ट्रगल की फेज में था, और वो अपने को जमाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो वो अपना देन वो बहुत उत्सुक भी नहीं था कि अपना इंडिया कनेक्शन को दिखाए उस वक्त में। तो हमारी सारी पॉलिसी उस चीज से जुड़ गई। कोई अगर उस वक्त ट्रिनिडाड में जाता और फिजी में जाता और मॉरिशस में जाता तो उसको पता चलता कि ये जो हमारे लोग बाग 100-150 साल पहले से इंडिया से निकल आए हैं, उनमें कितना प्यार है और कितना लगाव जुड़ा हुआ है, कितना इमोशनल अटैचमेंट है। आप देखेंगे कि इंडिया के लोगों को इतना इंडिया से अटैचमेंट नहीं है जितना कि जो हमारे पीआईओ फॉरेन नेशनल हैं, जो ट्रिनिडाड में रहने वाले आज ट्रिनिडाड के जो सिटीजन्स हैं, उनको इंडिया से इतना जुड़ाव है, इतना इमोशनल अटैचमेंट है, वो देखते ही बनता है। वो जब आप देखते हैं ना एक बार, तो आपकी डायस्पोरा की जो अप्रोच है, the way you look at diaspora, it changes completely. Yes. The visit to Trinidad was a life-changing experience. I could never imagine. बाकी जगहों पे मैंने देखा डायस्पोरा का जुड़ाव, लेकिन वो जो वहां पे रहने वालों का जो जुड़ाव है ना, वो अतुलनीय है। उसको मैं क्या कहूँ, उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। निश्चित रूप से।
और नदियों का मतलब नदियों के रूप में नारियों का मतलब नदियों का मानवीकरण करके जिस तरीके से प्रोग्राम देखा था आपके साथ जाके, वो अपने आप में अद्भुत था। भारत की नदियों के नाम पे नारियों की वेशभूषा और भारतीय वेशभूषा में जो संगीत नृत्य नाटिका के रूप में और मतलब वहाँ के सिंगर्स की प्रस्तुतियां वगैरह, वो तो मतलब तब से 17-18 साल हो गए, लेकिन वो बिल्कुल मस्तिष्क में बिल्कुल ताजा हैं सब। जी हाँ, नहीं तो गजेंद्र जी जरूर करेंगे इसके बारे में, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। और सोलंकी जी, मैं एक और आपसे निवेदन करूंगा कि अभी एक हम जो भी जब कंक्लूडिंग हमारा प्रोग्राम होगा तो उसके ऊपर एक पब्लिकेशन भी हम निकालेंगे, तो आप एक अगर बालेश्वर जी के ऊपर कोई कविता मतलब कुछ आप अगर लिखें तो उसका भी वो एक हिस्सा बन जाए तो बहुत मतलब अच्छा रहेगा। अवश्य लिखूंगा। और मैं इधर साथ ही देख रहा हूँ कि सुषमा बहन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुषमा हाँ, अग्रवाल जी, आप मैं बोलना चाहती हूँ, मैं 1 मिनट बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल 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 आइए। एक्चुअली मेरी फ्लाइट बहुत डिले हो गई, हम बनारस से आ रहे थे, तो जब तक हम प्रवासी भवन पहुंचे खाली आर.के. सिन्हा वेट कर रहे थे। श्याम जी तो चले गए थे अशोक अंकल के यहाँ, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। फिर आर.के. सिन्हा जी बैठे हुए थे तो हम लोग मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाए। अच्छा, माल्यार्पण के लिए। हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ। बस मैं एक तो क्षमा चाहती हूँ और आप सबको प्रणाम करती हूँ कि आप सबने आज के दिन इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। पूरा तो मैंने सुना ही नहीं, अभी जस्ट ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी जो स्पीकर्स का पहले से आ गया था नाम उससे। और गजेंद्र जी, जो आप अभी कह रहे थे, गजेंद्र सोलंकी जी आप अभी कह रहे थे कि प्रवासियों पर तो आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन प्रवासियों के अलावा भी बालेश्वर जी का और भी कई विचार था, उनको भी आप उसमें जोड़ करके बनाएंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। अवश्य, मैं इसी बात पे चर्चा करना चाह रहा था। पत्रकारिता गजेंद्र जी उनका पैशन था, पत्रकारिता उनका पैशन था, और उनका कर्म फिर उन्होंने कर्म क्षेत्र में काम किया तो प्रवासी लोगों के लिए किया। तो आप उस दोनों को यदि एक माध्यम बना करके करेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। और पत्रकारिता से रिलेटेड तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों में आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। नहीं, देखिएगा, उसमें केवल कंपैरिजन उसमें ये देना है कि लोगों के लिए उनकी सैद्धांतिक पक्ष पत्रकारिता का, आदर्शवादिता और वो उनका जीवन जो है समर्पण, बस वही बिल्कुल वो आ जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं, उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। हाँ, एकदम मतलब वही मेरा वही कहने का मतलब था कि यदि उसको भी आप उसमें डालेंगे तो एक सुंदर रचना हो जाएगी। जी, इसमें मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ। जी 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 जी, जैसे अभी गजेंद्र जी ने कहा और अभी उनका भी विचार रखे अपना सरोजा जी के, मैं कहता हूँ कि ये सब चीजें मिलाकर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री अगर 15-20 मिनट की हम बना सके बालेश्वर जी की जीवनी के ऊपर, जिसमें उनके सारे आयाम, उनके पत्रकारिता का से लेकर डायस्पोरा के ऊपर स्टडीज, तो वो ज्यादा प्रासंगिक रहेगा। चर्चा अभी हुई है इसी बात को लेकर। नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्री लेवल पे कह रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री कह रहा हूँ पूरी। डॉक्यूमेंट्री तो जरूरी है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के बारे में ही बात हुई है और ये अच्छा है, बहुत अच्छा विचार है। गीत से शुरू होगा, नाटिका सब रहेगा। दो विषयों पर चर्चा हुई है, तो गीत होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का, बालेश्वर जी के ऊपर भी उसमें एक गीत हो जाए, और दूसरा क्या है, एक 15-20 मिनट का संगीत नृत्य नाटिका के रूप में एक प्रस्तुति उनके जीवन पर होगी, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे। अच्छा, अभी हमारे बीच में संजय भल्ला जी हैं, 1 मिनट सिर्फ मैं लूंगा। संजय भल्ला जी भी हैं और इन्होंने असल में पहले एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि ARSP के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का। संजय जी, अगर आप जुड़े हुए हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा लीड लें, तो ये एक अच्छा मतलब सुझाव आज की इस बैठक के अंदर आए करके। संजय जी, आप जुड़े हुए हैं? संजय भल्ला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, हेलो जी 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 जी, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट्री का कई बार सजेशन आया, बीच में भी आया था जब कि एक हमें डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए पूरी, दोबारा से हमें एक RSP का एक पूरी जीवनी, पूरी जितने 25-30 साल का फिर से दोबारा से एक बनाना चाहिए। तो उसमें इस समय दिस इज द राइट टाइम व्हेन बालेश्वर जी
sanitary celebrations are going on. So this is the right time we can make it for 10-15 minutes documentary, as well as the जो कविता वाला पार्ट जो गजेंद्र जी ने कहा और सरोजा जी, उसको मिक्स कर सकते हैं हम लोग. इन तीनों इश्यूज पे हम लोग काम कर सकते हैं. धन्यवाद आपका. और मित्रों, मैं आपके साथ एक बात और साझा करूं. डॉक्टर रमाशंकर कुशवाहा जी हमारे बीच में हैं और इन्होंने भी काफी काम किया है. इनफैक्ट बालेश्वर जी की जीवनी के ऊपर ये पूरी किताब ये लिख रहे हैं राम बहादुर राय जी के मार्गदर्शन में. कुशवाहा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ तक पहुंचा उसका किताब का काम? हाँ सर, सबको मेरा प्रणाम. मैं थोड़ा देर से जुड़ा, मेरा एक रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है, मैं माफी चाहता हूँ. और काम तो सर एक हिस्सा जो है पूरा हो गया है. राय साहब का कहना है कि उनके अनुसार जीवनी 300 से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, 280-300 पेज, और मेरा जो लेखन है अभी 210 के आसपास पहुंचा है. तो उसमें राय साहब कुछ कह रहे हैं कि थोड़ा कुछ वैचारिक जो उनका पक्ष था, जो आर्टिकल वगैरह मिल जाए तो वो उसमें डाल देते हैं. तो वही कुछ मैं खोज रहा हूँ चीजें जो और बची हुई हैं. जो लिखने का काम है वो तो लगभग पूरा हो गया है. जी जी जी. नहीं, रमाशंकर जी कुछ आपको मैं दे दूंगी. हाँ रमाशंकर जी, आपसे बात आपसे लेना ड्यू है. मैंने बताया हाँ. था थोड़ा कुछ पारिवारिक दिक्कत थी, इसलिए मैं बहुत उस समय टाइम नहीं दे पाया. कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गई हूँ, मैं भी वापस आ गई हूँ दिल्ली. आपको जब कंफर्टेबल हो. अभी आर के सिन्हा जी से बात हो रही थी कि अब ये बाद में करेंगे इसका विमोचन, तो फिर आपको जब शूट करेंगे 31 के बाद मैं आपको याद करूंगा. अभी 31 जुलाई तक थोड़ी मेरी व्यस्तता है, कार्यक्रम कॉलेज वगैरह का भी जब आपको शूट करे, क्योंकि राम बहादुर राय जी भी अभी थे उनके साथ, सिन्हा जी के साथ, तो उन्होंने भी कहा कि अभी उसमें थोड़ा टाइम है, तो हम आपके लिए कुछ फोटोग्राफ्स और ये सब कलेक्ट कर लिए हैं. कुछ पेन ड्राइव भी है, आप देख लीजिएगा एक बार. हाँ, तो मैं पांचजन्य में जाकर के आजकल थोड़ा जो पुराने उनके आर्काइव से जो कुछ चीजें मिल सकती है मैं खोज रहा हूँ. 2-3 आर्टिकल हमें पुराना मिला है और ऑर्गेनाइजर में देखना बाकी है. गोपाल सर से भी मैं बात करूंगा एक दिन, क्योंकि सर बोले थे कि कुछ खोज रहे हैं अभी. तो उनके जो छप चुका है, मैं चाहता हूँ कि उसके बियॉन्ड अगर कुछ चीजें बची हैं, तो राय साहब का कहना है कि उसका एक 10-20 पेज अगर कुछ मिल जाता है तो उनके विचार और जीवन और विचार, ये दो पक्ष में जीवनी जानी चाहिए. तो जीवन वाला पक्ष हो गया है, लगभग विचार वाला पक्ष चल रहा है. वो जैसे पूरा होता है तो फिर पब्लिकेशन किया जाएगा इसका. जी जी जी, धन्यवाद आपका. तो अगर किसी और मित्र का कोई ऐसा बात है तो करें, नहीं तो अध्यक्ष की अनुमति से इसको हम इसमें अगर बस गुजारिश है कि पहले भी लोगों ने मदद की है, बीच बीच में नाम हमें मिलते रहे हैं और मैं सबसे बात करता रहा हूँ. कोई और अगर आप लोगों को लगे कि किन्हीं के माध्यम से उनका लेखन या कोई नाम मिल सकता है तो आप लोग हमें दें. खास करके त्रिनिडाद गयाना का कोई व्यक्ति हमें डायरेक्ट नहीं मिला है. मॉरिशस में तो काफी लोग मिले थे और मलेशिया के भी एक सज्जन मिले थे. त्रिनिडाद और गयाना का डायरेक्ट कोई नहीं मिला है. तो किसी का अगर विचार मिल जाए, कोई नाम, तो हमारे काम आएगा. त्रिनिडाद में तो वासुदेव पांडे हैं ही, और फिर रवि महाराज से मिलिए. रवि महाराज उनसे बहुत ही निकट संपर्क में रहे हैं. ठीक है सर, तो मैं आपसे बात करके एक नंबर ले लूंगा जिनका आप कहेंगे, और मैं मेल करके उन लोगों से. त्रिनिडाद में बहुत लोग रहे हैं, गयाना में उनके साथ के लोग तो अब नहीं है, तो उनके बच्चे हैं. लेकिन त्रिनिडाद में आपको कम से कम रवि महाराज से बराबर उनका रहता था इंटरेक्शन, और भी लोगों से रहता था. जो स्वाहा वाले हैं उनसे रहता था, जो राजदूत भी थे यहाँ पर, हाई कमिश्नर थे. और अगर वासुदेव पांडे उस स्थिति में हो, कुछ कर सकते हैं, या ये कमला जी, तो त्रिनिडाद में काफी लोग हैं, मैं आपको बता सकता हूँ. हाँ सर, मैं बात करूंगा सर आपसे. दीपावली नगर में काफी लोग हैं त्रिनिडाद में. फिजी में भी हैं. ये न्यूजीलैंड के जो गवर्नर जनरल थे उनसे आप बात कर सकते हैं, उनको काफी जानकारी है उनके बारे में. मैं बात करूंगा सर आपसे. जी बहुत अच्छा. तो अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से फिर आप कार्यक्रम का समापन करें. जी हाँ गोपाल जी, बहुत अच्छा. आप सबको धन्यवाद. जी नमस्कार सबको. जी नमस्कार. नमस्ते. नमस्कार. नमस्कार. Namaskar. Thank you very much.
It has been a marvelous interaction. नमस्कार भट्ट जी, बहुत अच्छा रहा। Thank you, नारायण जी। जी, मैंने तो पहले ही कहा कि हम भट्ट जी को बुलाएंगे इसमें। मैं और भी 2-4 चीजें थी, लेकिन बहुत लंबा भाषण नहीं करना नहीं, अभी कोई रिसर्च पेपर ठीक है। तो सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार।